कक्षा 6 प्रश्नावली 3.3 जिसमें था विभाज्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियोज में हमने ये चेक किया कि 2 से लेकर और 11 तक या 99 तक किस तरह से हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं संख्याओं की। तो आज हम कुछ एक प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 है और वो थोड़ा सा रोमांचकारी है बच्चों के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथमेटिकल मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या दी है, यहाँ पर खालिस्तान है 6724 और ये चेक करना है कि 3 से ये संख्या विभाजित हो जाए। उसके लिए आपने ये चेक करना है कि यहाँ पर ये जो खालिस्तान हमने रखा है इसमें कौन सी संख्या आएगी। बहुत अच्छा रीजनिंग का प्रश्न है, हमेशा बैंकिंग में या दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से विभाजित हमने चेक करनी है। तो आपको पता है कि 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है जिनके अंकों का योग कितना हो, 3 से विभाजित हो सकता हो। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों को हम प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 6 जमा 7 जमा 2 जमा 4, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितने हुए 19। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि क्या 19 3 से विभाजित हो सकता है, यदि नहीं तो इसमें कौन सा अंक जोड़ा जाए ताकि अगली संख्या जो है वो विभाजित हो सके। तो 19 तो इसमें विभाजित नहीं होता। तो 19 में यदि हम सबसे छोटी संख्या क्या प्लस कर दिया जाए, यदि उसको 1 प्लस कर दिया जाए 1, तो 19 और 1 होता है 20, 20 भी नहीं होता है। तो क्या प्लस किया जाए उसमें, यदि हम 2 प्लस कर देते हैं तो 19 और 2 उसका आंसर कितना होता है, ये हमने ऐड किया, उसका आंसर होता है 21। तो हम कह सकते हैं कि जो 21 है दैट इज डिविजिबल बाई 3, सो दैट 2 मस्ट बी ऐड हियर। तो यहाँ खालिस्तान में कितना आ सकता है, आपके पास 2 आ सकता है। ये आपका सही आंसर है। बट क्वेश्चन ये भी उठता है कि 4 से भी तो आ सकता है, मान लो 5 से भी आ सकता है। अगर हम 19 और 5 करेंगे तो 24 होगा, 24 भी होगा। ये क्वेश्चन आपका वहां पर एप्लीकेबल है यदि आपके पास मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछें कि आंसर 2 आएगा या 7 आएगा या 6 आएगा या फिर 1 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, खालिस्तान में कितना आएगा आपके पास 2। तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। हाँ, यदि क्लास के हिसाब से तो आप इसमें ज्यादा ऑप्शन डाल सकते हो जिन जिन से ये संख्या कट सकती हो, 2 5 7 9 इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी तरह का एक है कि ये संख्या दी है कि इसमें 9 से विभाज्यता की आपने जांच करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से 9 की विभाज्यता के लिए कौन सा नियम है, अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए, 9 से कट जाना चाहिए। तो मैंने ये सारी संख्या जोड़ दी, 4 7 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 4 होते हैं हमारे पास 22। अब आप देखो कि सबसे नजदीक की संख्या कौन सी है जो 22 9 से कटती हो। तो 9 चौका 36, 9 तिया 27 होते हैं। तो यदि हम इसमें 5 प्लस कर देते हैं तो 22 और 5 कितने होते हैं 27। तो मिनिमम संख्या जो यहाँ ऐड होनी थी वो कौन हो सकती है, 5। बिल्कुल आपने ध्यान रखना। इसी तरह से 11 से विभाजित हम फटाफट पढ़ लेते हैं। 11 से मैंने कहा था एक छोड़ के ऊपर जोड़ो, एक छोड़कर नीचे। तो 9 और 3 कितने हुए 12, 12 और जो खालिस्तान है हमने ऊपर रख दिया 12। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं को प्लस कर दिया हमने, 4 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि 3 और 9 12 तो पहले ही हो चुके हैं। अभी इसमें एक संख्या और ऐड होनी है जो हमारा ब्लैंक है, यहां पर एक संख्या और ऐड होनी है। 4 2 6 और 7 तो एक आ गया। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी संख्या हो सकती है। तो यदि हम इसको माइनस करते हैं, 12 में से 7 माइनस किया तो 5 आया। तो हमारा 11 से नहीं कटता है, जैसे कि रूल बताता है। रूल बोलता है कि या तो 11 होना चाहिए या 22 या फिर 11 का कोई पहाड़ा होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इसमें हम क्या ऐड करें। तो यदि हम इसमें 6 ऐड करते हैं, देखिए 6, तो 12 और 6 कितने होते हैं 18। और 18 में से यदि हम 7 माइनस करें तो आंसर कितना आता है 11। और 11 जो है वो 11 से विभाजित हो सकता है। तो सबसे छोटी संख्या द लीस्ट नंबर कौन होगा, यहाँ पर 6 होगा जो खालिस्तान में भरा जाएगा। ये था हमारा विभाज्यता के नियम। नेक्स्ट एक्सरसाइज छठी कक्षा 3.4, उसमें हमने निकालने हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज इस तरह से। तो सबसे पहले हम सार्वगुणनखंड की हम बात जब करते हैं उससे पहले हम मतलब समझते हैं गुणनखंड का, जो कि आपको मैंने पहली वीडियोज में भी बना के दिया है कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसके कुछ खंड बना दिए जाते हैं और उनको यदि गुणा किया जाए तो वो संख्या प्राप्त होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये 16 है, 16 को आपने 2 संख्याओं में तोड़ दिया, जैसे 8 और दूसरी संख्या तोड़ दी हमने 2। तो यदि 8 और 2 को गुणा करके, जी हां,
इन दोनों को गुणा करके हमें वो संख्या प्राप्त हो रही है जिसके ये खंड हैं, तो इन खंडों को हम कहेंगे गुणनखंड। इसका मतलब 8 और 2 जो हैं वो 16 के गुणनखंड कहलाएंगे, बिल्कुल गुणनखंड कहलाएंगे। अब इस तरह से यदि हम 8 के गुणनखंड निकालते हैं, 8 के गुणनखंड, तो 8 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? हमने पहले भी किया था कि 1 भी हो सकता है, 1 से भी कटता है 8, 2 से भी कटता है 8, 4 से भी कटता है 8 और 8 से भी कटता है 8। ये सभी 8 के गुणनखंड है। ठीक है, अब बात आती है सार्व की। सार्व क्या हुआ? सार्व का मतलब यदि हम ये समझें, सार्व का दूसरा अर्थ होता है साझा। साझा आप समझ रहे हो? साझा, साझा होता है कॉमन। इसको हम दूसरी भाषा में कॉमन भी कह सकते हैं। ये कॉमन है दोनों में जो है, उसको बोलते हैं साझा और उसको बोलते हैं हम सार्व। मैथमेटिक्स की भाषा में साझे को क्या बोलते हैं? हम सार्व कहते हैं। तो सार्व गुणनखंड किसके आएंगे? हमारे पास गुणनखंड निकालने के लिए 2 संख्याएं होनी चाहिए। उन 2 संख्याओं के जो कॉमन गुणनखंड आएंगे, जो दोनों के गुणनखंड होंगे, वो होंगे सार्व गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल 8 के हमने गुणनखंड निकाले, अब मैं 10 के गुणनखंड निकाल रहा हूं कि 10 के कौन कौन गुणनखंड होते हैं। देखिए 10 जो हमारा कटता है 1 से भी कटता है, 1 से तो सभी संख्याएं कटती है, इसीलिए 1 सभी का सार्व गुणनखंड होता ही होता है। दूसरी बात, 2 किससे कटता है? 2 से कटता है 10, 5 दूने 10। उसके बाद कटता है 5 दूने 10 और 1 कटता है आपका 10 से कम 10। तो ये हुए हमारे 10 के गुणनखंड। अब बात आती है कौन से गुणनखंड आपने निकालने हैं? सार्व। सार्व क्या होता है? साझा। साझा का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में है। तो ऐसे गुणनखंड कौन है जो दोनों के दोनों हैं, साझे हैं? दैट इज हमारा पहला गुणनखंड हुआ 1, और साझा कौन है हमारा? 2। उसके बाद 4 यहां है तो यहां नहीं है, 5 यहां है तो यहां नहीं है, कोई भी संख्या साझी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 8 तथा 10 के जो सार्व गुणनखंड हैं वो कौन कौन हुए? 1 है और 2 है। दिस इज योर आंसर। आपने कोई भी क्वेश्चन आपको सार्व गुणनखंड का आए तो इस तरीके से करना है, इस तरह से करना है, सार्व गुणनखंड आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक 4, 8 और 12। अब संख्याएं 2 की बजाय 3 कर दी गई। तो एक चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि संख्याएं 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सार्व का मतलब आप समझ चुके कि जो गुणनखंड सभी के बराबर होंगे वही हमारे सार्व गुणनखंड आएंगे। तो पहले हम देखते हैं 4 के गुणनखंड क्या क्या है। 1 चौका चौका, 2 दूने 4 और 4। 2 दूने दूसरी बार मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 एक बार हमने ले लिया। 8 के होंगे 1 8, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। 12, 1 12 एकम 12, 6 दूने 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूने 12 और 12 एकम 12। ये है हमारे 12 के गुणनखंड। अब हमने निकालने हैं सार्व गुणनखंड। तो आप खुद लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड में जस्ट ये बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन है दैट इज कौन है? 1। उसके बाद जो हमारे पास कॉमन सार्व आ रहा है सभी का वो कौन सा है? 2। 2 भी सार्व है। उसके बाद 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है। 4 4 4 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि तीसरा गुणनखंड हमारा 4। अगला 8, 6, 12 में से कोई भी हमारा सार्व गुणनखंड नहीं है। तो ये हुए 4 और 8 और 12 के सार्व गुणनखंड। एक और क्वेश्चन के रूप में 17, 5 और 9 तीन संख्या हमने ली, इनके हमने सार्व गुणनखंड निकालने। तो सबसे पहले हमने 17 के गुणनखंड किए 1 और 17। 17 किससे नहीं कटता? 5 का 1 और 5, और 9 क्या है हमारे पास? 1, 3 और 9। तो अब देखेंगे कि इनमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सभी के पास कॉमन हो। केवल एक ऐसा अंक है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सर्वत्र रहता है, हर जगह रहता है। तो इसका एक सार्व गुणनखंड हुआ कौन सा? 1। तो देखिए 2 संख्या हमने ली है 17, 18 या 19, 20। मैंने लगातार संख्या ली है 17, 18, 19, 20 या 20, 21 या 22, 23। देखिए इसमें होता क्या है। हमने 17 के गुणनखंड किए, क्या कौन 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 से होते हैं? 1 और 17। यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। 1 और 17 इसके गुणनखंड है। 18 के गुणनखंड है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी, 18 है। परंतु यदि हम इन दोनों का सार्व निकालें तो सार्व दोनों का केवल आता है 1। यहाँ पर भी 19 और 20 का भी हमने देख लिया। 19 के गुणनखंड ये और 20 के गुणनखंड ये, और इनका जो सार्व है वो आया हमारे पास 1। तो यहाँ पर क्या है कि जिन संख्याओं का, आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है, देखना है, जिन संख्याओं का केवल एक ही सार्व गुणनखंड आए और वो 1 होता है, उन संख्याओं को विशेषतः क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्याएं।
जी हाँ, सह अभाज्य जिनका कोई भी गुणनखंड एक के सिवाय ना हो वे कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। तो आप देखना कि कोई भी संख्या, जैसे यदि हम 4 और 5 का निकालना चाहें तो 4 के गुणनखंड होंगे 2, 2 2 4, 4 और 5 के होंगे 1 और 5। तो इन दोनों का जो सार गुणनखंड आएगा वो केवल कितना आएगा? 1। तो इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई सी भी संख्याएं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं चाहे पूर्ण संख्याएं, कोई भी संख्या हो जो क्रमागत होती है, जैसे 5 और 6 सह अभाज्य, 6 और 7 सह अभाज्य, 18 और 19 सह अभाज्य। अब यदि आपको एक प्रश्न और आता है, आपकी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपने सह अभाज्य छांटनी है, जैसे आपको क्वेश्चन है 18 और 20, या दूसरा आपके पास पेयर दिया हुआ है 8 और 12, एक और पेयर दिया है 7 और 9, आपने चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। तो आप गुणनखंड निकालकर उनका देख सकते हो कि यदि सार्व गुणनखंड केवल एक है तो सह अभाज्य होंगी, और यदि एक से ज्यादा या 2 या 3 गुणनखंड भी उनका कोई होता है तो वो दोनों संख्या सह अभाज्य नहीं होंगी। सार्व का मतलब आप समझ चुके हो, सार्व का मतलब होता है साझा, एंड सार्व का नेक्स्ट मीनिंग जो होता है इंग्लिश में, दैट इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, अब बात आती है गुणज। तो गुणज का मतलब, मैंने इसको हल्का सा अपनी भाषा में इसको तोड़ा है कि गुणा करके जो आए उसको हम गुणज कहते हैं। गुणा करके क्या है? जैसे मान लो गुणनखंड क्या होता है? तोड़ना, और गुणज एक किस्म से जोड़ना भी होता है। जैसे हमने 8 के फैक्टर्स किए, 8 को हमने तोड़ा था, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है और 8 भी होता है। परंतु जो 8 के ये थे गुणनखंड, यदि मैं गुणज की बात करूं तो गुणज गुणा करके जो आए, 8 को जब 1 से गुणा किया तो कितना आया? 1। 8 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 16। 8 को 3 से गुणा किया 24। 4 से गुणा किया 32। इस तरह से यदि हम 8 को अलग अलग संख्याओं से 1 2 3 4 की रेंज में हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी गेट, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स बोलेंगे, उसको हम उसके गुणज बोलेंगे। फैक्टर्स, गुणनखंड ये फैक्टर्स होते हैं और ये आपके मल्टीपल्स होते हैं। इसका आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दीज, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया कि 5 के गुणज निकालो, तो आपने सिंपल क्या करना है? 5 का 5, 10, 15, और मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताता हूं। आप सिंपल पहाड़ा बोल दो, उस चीज का मल्टीपल्स बोल दो, वो सब आपका टेबल पढ़ दो, वो मल्टीपल्स आ जाएंगे। 5 का 20, 5 5 25, इस तरह। अब बात करते हैं हम सार्व की। सार्व गुणज का मतलब क्या हुआ? सार्व मतलब साझा। यदि आपको 4 के गुणज लिखे हैं, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, मैं यहीं तक लिखता हूं। और उसके बाद आपको 6 भी बोल दिया गया तो आपने 6 के गुणज लिखने, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिये 18, 6 चौका 24, सो दैट। अब सार्व कौन हुआ? सेम जैसे आपने गुणनखंड में किया था। सार्व मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो 4 यहां है, यहां पर नहीं है, 8 पर है, नहीं है, 12 वहां पर है, 12 वहां पर भी है। तो आप देखिए, हमें सबसे पहला जो फैक्टर मिला 4 और 6 का, तो क्या लिखेंगे हम? कॉमन। 4 और 6 का क्या? सार्व। अब इस बार आएगा गुणज, और वो कौन है? दैट इज 12। पहला गुणज है ये, पहला की बात करो। अगला भी मिलेगा हमें, देखो 4 6 का 24 और 6 चौका 24, दूसरा कौन है? 24। इसी तरह से अगला हमें प्राप्त होगा। अब यहां पर देखते हैं कि अब हम 3 6 और 9 के सार्व गुणज के साथ साथ एक और ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले हमने 2 6 और 9 था, 2 4 और 6 के, 2 4 और 6 के। अब हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल से कि 2 4 और 6 के हम क्या निकालते हैं? सार्व गुणज निकालते हैं। हमने 2 का टेबल लिख लिया, आगे तक 4 का भी लिख लिया और फिर 6 का भी लिख लिया। अब हम ढूंढ रहे हैं कि पहला सार्व गुणज कौन सा होगा। तो हमें मिला 2 4 6 का सबसे पहला सार्व गुणज मिला हमें 12। 2 6 12, 4 3 12, 6 3 12, हमने लिख लिया। पहला गुणज कौन है? 12। चेक करते हैं दूसरा गुणज। दूसरा गुणज हमें मिलता है 24 24 24। अब तीसरा गुणज पता कितना होगा? तीसरा गुणज वो होगा, अब आप 12 के गुणज बनाने शुरू कर दो। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। ये सभी के सभी गुणज जो हैं 2 4 और 6 के लगातार गुणज होंगे, जिनका सबसे पहला सबसे छोटा गुणज कौन था? 12। अगले गुणज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसी के गुणज आगे निकालते चले जाओ। 12 24